आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जर्मनी की प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर योजना साह जैन से, जिन्होंने पहले तो कागज़ पर फुदकती अल्हड़ गिलहरियों की काव्यात्मक चाल से पाठकों का परिचय करवाया और अब लेकर आई हैं इमली के चटकारे जैसे खट्टे मीठे स्वाद वाली कहानियों का संग्रह। तो डॉक्टर योजना साह जैन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच आराधना जी, इस संवाद में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सारी आज बातें करने वाले हैं और मैं इंतज़ार कर रही थी इस कन्वर्सेशन का, सो थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं योजना जी से इस पुस्तक के संदर्भ में अपनी बातचीत की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले दर्शकों से योजना जी का एक संक्षिप्त परिचय साझा करना चाहती हूं। जर्मनी के बर्लिन शहर में प्रवास कर रही डॉक्टर योजना साह जैन बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हैं और इनके बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व में आपको विज्ञान, व्यवसाय और कला, इन तीनों का ही अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। और फार्माकोलॉजी में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है और फार्मा और हेल्थ केयर के क्षेत्र में भारत और जर्मनी, इन दोनों ही देशों में कुल मिलाकर इनके पास 2 दशकों का व्यावसायिक अनुभव रहा है। और डॉक्टर योजना को उनके शैक्षणिक नेतृत्व, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। हेल्थ ट्रैक्स नाम की हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी की ये संस्थापक और सीईओ हैं और हेल्थ केयर एक्सपर्ट काउंसिल ऑफ द ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GCCI जर्मनी की वे अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिपि, इसकी ये संस्थापक हैं और ग्लोबल हिंदी साहित्य संस्थान की जर्मनी की इकाई की ये प्रमुख हैं और जापान हिंदी कल्चर सेंटर की माननीय सदस्य हैं और 10 न्यूज़ डिजिटल नेटवर्क, इसकी सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। 2019 में योजना जी का पहला काव्य संकलन कागज़ पर फुदकती गिलहरियाँ प्रकाशित हुई थी, जिसे पाठकों के साथ साथ समीक्षकों ने भी भरपूर सराहना दी। और अब साल 2021 में योजना जी कहानियों का अपना पहला संकलन इमली का चटकारा, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, उसे लेकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने अपने पहले काव्य संकलन में कागज़ पर गिलहरियों को फुदकते पाया और अब इमली के चटकारों के जायके के साथ अपनी कहानियों का संग्रह लेकर आई हैं। तो सबसे पहला और स्वाभाविक प्रश्न यही उठता है कि शीर्षक के चयन से इमली का चटकारा ही क्यों? इसके कई सारे कारण हैं आराधना जी, और जो प्रमुख कारण मैं कहूँगी वो ये है कि इमली का चटकारा इस कहानी संग्रह की वो कहानी है जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। तो मैं पहले ये बता देना चाहूँगी कि इस कहानी संग्रह में जो 12 कहानियाँ हैं वो कोई 2-4 महीने में नहीं लिखी गई। वो स्नेह कई सालों में, पिछले 3 से 4 सालों में गढ़ी गई। और इमली का चटकारा वो पहली कहानी थी जो मैंने अपने आसपास अपनी ज़िंदगी को, कई लोगों की ज़िंदगी को देखकर इस कहानी को लिखा। उस समय जब मैं इस कहानी का शीर्षक तय कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। आपने इस कहानी को अगर पढ़ा होगा तो आप समझेंगी कि इसके माध्यम से जो मैं कहना चाह रही हूँ और जिस तरह के लोगों की कहानी को मैं दर्शकों तक, पाठकों तक पहुँचाना चाह रही हूँ, उसके लिए कई बिंब हो सकते थे। खट्टा बहुत सारी हम सब महिलाओं को पसंद होता है, खासकर प्रेगनेंसी में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो नींबू हो सकता है, वो कुछ और अचार हो सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे पर इमली मेरे जहन में आई। और अगर आप ध्यान दें इस बात पे तो इमली की जो शक्ल और सूरत होती है, सिर्फ वही नहीं, उसका आकार ही नहीं, उसकी सीरत भी हम महिलाओं से बहुत मिलती जुलती है। उसका जो खट्टा मीठा पल्प होता है, उसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं। मुझे लगता है हम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही रेशों में, और जिसमें हम खुद ही उलझ कर रह जाते हैं और वो बंधन हमारे खुद के बनाए हुए हैं और समाज ने हम पे लगाए हुए हैं, वो तो अलग बात है।
तो इन सब को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इमली से अच्छा बिंब इस कहानी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और मैं विरोधाभासों से खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो वो चटकारा जो इस कहानी की नायिका कंचन के लिए सबसे ज़्यादा जायकेदार था बचपन से लेके, वो अचानक से उसकी ज़िंदगी में वही सबसे बड़ी कड़वाहट कैसे घोल देता है, ये उसी की कहानी है। और सिर्फ उसी की कहानी नहीं, सिर्फ कंचन की कहानी नहीं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स की कहानी है जो उस प्रोसेस से गुजरती हैं, उस दर्द को झेलती हैं, क्या क्या नहीं सुनती हैं, समाज में किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। वो बहुत ही सिंपल वे में, सादे शब्दों में एक लड़की के मन की बात कहने की कोशिश की है। तो इमली का चटकारा वहीं से निकला। और इसीलिए इस कहानी का जब मैंने सारी कहानियों को एक साथ इकट्ठा किया और सोचा, बहुत उलझन हुई कि आखिर नाम क्या रखा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नाम। तो सारी कहानियाँ ही कहानी की इस संग्रह की रचयिता होने के नाते सारी कहानियाँ मुझे प्यारी हैं, लेकिन जब नाम रखने की बारी आई तो मुझे यही लगा कि क्योंकि ये पहली कहानी थी जो लिखी गई थी इस संग्रह की, और दूसरा जो मैं इस ओवरऑल इस संग्रह के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, उसको ये टाइटल बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो यही इसका रीज़न था। और जी, इमली का चटकारा वहीं से आती है। ये बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि जब पुस्तक का विमोचन हुआ था तो उस विमोचन के दौरान भी जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हरीश नवल जी, इन्होंने भी और अन्य साहित्यकारों ने भी इस पर प्रश्न किया था और टिप्पणी दी थी कि कहानी आपकी बड़ी संवेदनशील है और सामयिक हैं, गंभीर प्रश्न उठाती हैं, इनमें व्यंग्य का पुट है, लेकिन चटकारे वाली बात तो नहीं। तो आपने इसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया, क्योंकि रेशे वाली बात और जो आपने सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करते हुए बताया है, इन चीज़ों के बारे में शायद आम पाठक अगर वो आवरण चित्र को देखे तो शायद वो इतनी गहराई से ना सोचे जितना कि आपने बताया उसके पीछे की कहानी। तो कहानी के पीछे जो कहानी थी उसको जान के बहुत अच्छा लगा, और ये कहानीकार के दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त, ये एक पाठक समझ नहीं पाता, वो अपनी तरह से उन चीज़ों को लेता है। तो एक बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि आपकी लगभग सभी कहानियाँ स्त्री केंद्रित हैं, और जहाँ मुख्य पात्र स्त्री नहीं है, जैसे कि पहली कहानी आंदोलन, वहाँ भी स्त्री नेपथ्य में रहकर भी कहानी को एक नई दिशा दे रही होती है, एक सशक्त कारक के रूप में वहाँ उपस्थित रहती है। तो शायद यही वजह है कि आपकी किताब के आवरण पर एक गर्भवती स्त्री की जो तस्वीर है इमली के चटकारों के साथ, क्योंकि आपने कहा कि इमली का चटकारा एक प्रतीक है, क्योंकि ये इमली का चटकारा, फूल की कहानी, येलेना मां बनना चाहती है, ये बहुत सी कहानी जो मातृत्व पर आधारित है, और एक स्त्री, और कभी कभी कहते हैं एक स्त्री लेखिका की लेखनी के गर्भ में पल रही संभावनाएं और संवेदनाओं का एक प्रतीक भी मानी जा सकती है। तो आप बताएं कि आवरण चित्र के पीछे क्या कारण है और क्या कहानी है? जो कहानी मैंने आपको जो कारण बताए कहानी के शीर्षक के पीछे, वही एलिमेंट्स इसके कवर पेज पे भी जाते हैं। इसका मुझे मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि जैसा जो शीर्षक है हमारे कहानी संग्रह का, उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ही कुछ हमारा कवर पेज होना चाहिए। तो इसका बहुत रॉ आइडिया मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया था, और उसके बाद प्रभात प्रकाशन की जो डिज़ाइन टीम है वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो उनके साथ मिलके कई दिनों की मेहनत के बाद, बहुत सारे रिविजन्स के बाद फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मेरे सामने जब आया, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल यही हमें चाहिए, क्योंकि वो जो मानवी की आकृति आपको दिखती है मुखपृष्ठ पर, वो एक इमली का भी शेप है, और साथ ही क्योंकि इमली का शेप एक गर्भवती महिला का शेप भी कह सकती हैं आप, वो अनायास ही ऐसा हो गया है। पर उसके पीछे कहीं ना कहीं एक योजना बहुत सोच समझ के नहीं बनाई गई थी, लेकिन वो योजना अपने आप बन के फलीभूत हो गई, ये मैं कहूँगी, और वो सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हर चीज़ का एक मतलब निकल के आ रहा है कि ये है तो क्यों है और वो नहीं है तो क्यों नहीं है। कई बार आप कवर पेज पे इतना ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने अपनी पहली किताब पे, क्योंकि वो मेरी पहली एकल काव्य संग्रह था, मुझे इतना पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी।
लेकिन इस समय मैं चाहती थी कि कवर पेज जो मेरे दिमाग में इमेज है उस तरह का बने, और पब्लिशर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा बन के आया, और उस चीज़ को लोग अभी महसूस कर रहे हैं। और आपका ये प्रश्न भी इसी तरीके से आया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपकी योजना कामयाब हुई, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही प्रभात प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह के द्वारा आपकी पहली कहानियों का जो प्रथम संग्रह है उसका प्रकाशित होना भी एक नए कहानीकार के रूप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी। और मेरा प्रश्न है कि जब मैंने किताब के पन्नों को पलटा तो सबसे पहले जो पृष्ठ पर मुझे दिखी, आपने एक किताब समर्पित की अपनी स्वर्गीय नानी, आपकी जो है गोदावरी गोदाम्बरी देवी जी। तो और अक्सर जो नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियां हैं वे हमारे बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और हमें रचनात्मकता के नए आयाम सिखाती है। तो क्या इसी वजह से आपने ये किताब अपनी स्वर्गीय नानी जी को समर्पित किया है? मेरी नानी ने ही हमें पाला है, एक तरह से वो हमारी दत्तक माँ मैं उन्हें कहूँगी, पर वो बहुत कम समय हमारे साथ रहकर चली गई। उनका मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि वो एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ, बहुत अच्छे दिल की महिला थी। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कष्ट झेले, पर मैंने कभी उनके मुँह से कोई ज़िंदगी के प्रति शिकायत नहीं सुनी। बस वो अपने काम में लगी रहती थी, सुबह से उठने के बाद से लेकर रात होने तक। रात में सोना है, इसके अलावा दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना है। तो मैं जो भी करती हूँ मैं सबसे पहले उनका नाम लेती हूँ, भगवान से भी पहले। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं लिखूँगी वो साहित्य से जुड़ी मेरी सारी एक्टिविटीज़, और अगर बल्कि इसके साथ ही इससे कुछ भी अगर किसी तरह का कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ पैसा आता है, या वो हमेशा मेरी नानी के नाम से कैंसर एनजीओ को दिया जाएगा। ये मैं हमेशा से करती आई हूँ, और इस किताब के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो जी बिल्कुल, मेरी हर सिर्फ यही नहीं, पहली वाली ही नहीं, हर किताब, हर रचना, हर साहित्यिक रचना हमेशा मेरी नानी को समर्पित रहेगी। बहुत अच्छा लगा जान के, और उन्हें हमारा सादर नमन। और बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप एक बहुत ही अच्छे काम के लिए इस किताब से जो आपको जो भी राशि प्राप्त होगी रॉयल्टी से किसी भी, तो हम पाठकों से यही आग्रह करेंगे कि आप इस किताब को पढ़ें, ख़रीदें, ताकि जो भी पैसे आएंगे उनसे कैंसर पीड़ितों का इलाज हो पाएगा। एक बहुत ही नेक काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ ही जब मैंने किताब के पन्नों को और पलटा तो मुझे कुछ और नाम भी दिखे, जिसमें कि आपकी माँ श्रीमती मीना साहज जी, आपके पिताजी श्री BL साह जी, आपके जीवन साथी श्री प्रफुल्ल जैन जी, और आपके परिवार की बगिया में खिले 2 नन्हे फूल समृद्धि और अद्वैता। तो मेरा प्रश्न यही है, क्योंकि जब मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, ख़ासकर अगर आप देखिए कि करियर वुमेन और जो अंतिम कहानी है विल यू बी माई वैलेंटाइन, उन दोनों ही कहानियों में जो एक पेशेवर महिला का जो दर्द है, क्योंकि वो परिवार को उचित समय नहीं दे पाती है, वो एक कसक उन कहानियों में नज़र आती है। तो आप खुद भी एक कामकाजी महिला हैं, एक माँ भी हैं, दोहरी जिम्मेदारियों के बीच जो आपका अपना अनुभव है, क्या इन कहानियों में वो अनुभव हमें पढ़ने को मिला, या कुछ और भी ऐसे अनुभव आपके रहे हैं जो इन कहानियों में के ज़रिए पाठकों तक पहुँचे हैं? आराधना जी, आप खुद भी लेखिका हैं और बहुत अच्छी लेखिका हैं, तो आप समझ सकती हैं कि हमारे लिए अपना दर्द तो है ही जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करता है, पर हम दुनिया भर के दर्द का बोझ अपने सर पे, अपने कंधों पे लेते हैं, और वो हमारी कलम से उतरता है। तो इमली का चटकारा की सारी कहानियाँ, जो कविताएं मैं लिखती हूँ, सारी रचनाएं कहीं ना कहीं ज़रूर हमारी अपनी ज़िंदगी से तो कुछ प्रेरणा या एलिमेंट्स उसमें रहते ही हैं, अपने अपने पर्सनल अनुभव तो रहते ही हैं। और
मैं, जैसे आपने कहा, मैं इतने सालों से एक जॉब में रही हूँ, बहुत बिज़ी लाइफ रही है। इस बीच फैमिली खड़ी हुई और बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे ज़िम्मेदारियाँ कम या ज़्यादा नहीं कहूँगी, बदल रही हैं। उनका स्वभाव, उनका तरीका बदल रहा है ज़िम्मेदारियों का। तो इमली का चटकारा की सारी कहानियाँ मेरे अपने अनुभव और मेरे आसपास जो मैंने देखा, उन अनुभवों का ही एक सार है। और देखिए, कहानी की जब हम बात करते हैं तो कहानी बेसिकली यथार्थ और फैंटेसी के बीच का पुल है। वो यथार्थ और फैंटेसी के बीच में आवाजाही करती रहती है। कुछ कहानियों में फैंटेसी ज़्यादा होती है, कुछ कहानियों में यथार्थ ज़्यादा होता है, पर उनमें मानव मूल्य, मानव के सपने, ये कहीं ना कहीं कम ज़्यादा मात्रा में ज़रूर होंगे। तो इसी तरीके से मैं कहूँ कि इमली का चटकारा में यथार्थ ज़्यादा है। हाँ, एक कहानीकार की तरह मुझे उसमें थोड़ा सा अतिशयोक्ति, थोड़ा सा उसे रोचक बनाने के लिए आसपास किरदार वो गढ़ना तो ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो वो न्यूज़ लगने लगती है। न्यूज़ एक अलग चीज़ है और कहानी एक अलग चीज़ है। और कहानी इसलिए भी इतने सालों से, सदियों से हर देश में, हर सभ्यता में चली आ रही है और बहुत महत्वपूर्ण विधा है लेखन की। और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है वो यही है कि वो आपको एक रोचक तरीके से परोसी जाती है। जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये तो हुआ है, लेकिन किसी और के साथ हुआ है, कम से कम ये मैं नहीं हूँ, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी के साथ, फला के साथ हुआ है। लेकिन जब आप कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एनोनिमस हैं, तो वो कहानी में आप अपने किरदारों से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी कहानीकार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि उसकी कहानियाँ पढ़ के पाठकों को लगे कि ये किरदार या तो उसकी अपनी ज़िंदगी के हैं या उसके आसपास देखे भाले किरदार हैं। तो जब मुझे फीडबैक मिली आराधना, मैं बहुत नर्वस थी कि पहली बार कहानी संग्रह लिखा है और किस तरह के रिएक्शंस आएंगे। मुझे ये उम्मीद तो थी कि पाठकों से अच्छे रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि मैंने एक आम जनता की तरह, एक बहुत ही लेमैन की तरह लिखा है। लेकिन साहित्य पुरोधाओं से मुझे बहुत डर था कि पता नहीं क्या कहेंगे, कि क्या लिख दिया, ऐसे लिखते हैं कहानी। लेकिन जब तेजेंद्र सर जैसे लोग, हरीश नवल जैसे लोग, राजशेखर व्यास जी, अमरेंद्र जी, जिन्होंने 70 किताबें लिखी हैं, और सबसे हमारे निशंक जी, ऐसे लोगों ने सराहा, तो सच कहती हूँ बहुत उत्साह और हौसला बढ़ा है कि लिखने की जर्नी को जारी रखना है। बिल्कुल, आपने जो लिखने की यात्रा के बारे में बात किया, तो मेरा अगला प्रश्न इसी यात्रा से है कि पद्य के बाद गद्य लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विपरीत विधाएं हैं। तो इनका गणित बिल्कुल अलग है। जहाँ पद्य गागर में सागर भरने की अनुशासित विधा है, वहीं गद्य लेखन केंद्रीय विचार के विस्तार की ऐसी विधा जो पाठकों को अंत तक अपने साथ एक लंबी भावनात्मक यात्रा पर ले चले और अंत तक बांध कर रखने में सफल हो। तो इसका मैं क्या जवाब दूं आपको? ऐसा नहीं है कि मैंने अपना शिल्प या शैली दिखाने के लिए, अपनी डाइवर्सिटी दिखाने के लिए कहा कि चलो भाई, कविताएं तो लिखी हैं, अब कहानियां भी लिखूं ताकि लोगों को पता चले कि योजना कहानी भी लिख। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी ने भी यही कहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो गद्य और पद्य दोनों अच्छा लिख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, कविता में आपको सागर से बूंद बनानी होती है और कहानी में आपको बूंद को सागर का विस्तार देना होता है। मैं बचपन से कविताएं ही लिखती आई हूँ। कविताएं, मैं खुद को कहूँ तो शायद मैं खुद को प्राइमरीली एक कवयित्री ही कहूँगी, अनलेस ऐसा हो कि आगे मैं शायद कहानियाँ ही बहुत लिखूं और कहानीकार के नाम से जानी जाऊं। अभी मैं कोई पहचान या किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि एक विधा पकड़िए और उसी में चलिए। मैंने कहा, सर, मैं बहती नदी हूँ। जो लिखने का मन करता है वो करती हूँ और समय बताएगा। लोग, पढ़ने वाले डिसाइड करेंगे कि मैं बेहतर कवयित्री हूँ या बेहतर लेखिका हूँ। तो बस ये कहानियाँ, कई बार क्या होता है आराधना कि कविता में
आप उतना नहीं समेट पाते, मुझे ऐसा लगा। जैसे मैं अगर इमली का चटकारा, मेरी बहुत सारी कविताएं अगर आपने सुनी हो, स्त्री केंद्रित हैं, सामाजिक विरोधाभास से जुड़ी हुई हैं, ज़्यादातर मैं ऐसा ही लिखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है शायद कि कविता में आप उतना नहीं समेट पाते, लेकिन कहानी में आपको बहुत सारा स्कोप मिल जाता है कहने का, आपके पास बहुत बड़ा कैनवस है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जैसे कविता आपकी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, कितनी लंबी कविता लिखेंगे। कहानी में आपके पास, उपन्यास में आपके पास उन किरदारों को खोलने का, उनकी ज़िंदगियों के अंदर जाने का, छोटे छोटे डिटेल्स डालने का, इसका आपको मौका मिलता है। तो शायद कहानियाँ इसलिए लिख पाई मैं, या इसलिए लिख ली गई, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं ये उन कविताओं में उतना समेट नहीं पा रहे थे, और मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था, उसे निकालना था किसी तरह, और वो कहानियों के रूप में फिर ये निकला है। और अब अपने आसपास देखती हूँ आराधना, तो कहानियाँ ही कहानियाँ नज़र आती हैं जिससे मिलती हूँ ऐसा लगता है ये कहानी है, ये एक किरदार है। तो ऐसा हो रहा है, हर किसी को एक किरदार की नज़र से देखने का सिलसिला जो पहले भी था, लेकिन अब काफ़ी बढ़ गया है। जी जी, आपकी इसी से जुड़ा प्रश्न है मेरा अगला कि जब आपकी पुस्तक जो है उसकी 11वीं कहानी है हिमालय, जब मैंने उसे पढ़ा तो आपकी एक कविता हिमालय पे मैंने पढ़ी थी, जो गगनांचल जो राजभाषा सम्मान से सम्मानित हुई है पत्रिका, उसमें वो प्रकाशित हुई थी। मुझे लगा जैसे उस कविता में आपको कितना कुछ कहना शेष रह गया था, तो आपने उस कविता का एक कहानी के रूप में उसका विस्तार किया है। वो बिल्कुल पद्यात्मक गद्य है जिसमें एक प्रवाह है, और वो हिमालय अपनी कहानी कहता है। तो क्या ये, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ बातें जो रह जाती हैं कविता में क्योंकि उसकी सीमाएं हैं, तो वो आपने उन्हीं बातों को और उसमें फुल्की के इतने प्यारे किरदार को जोड़ के फिर आप कैसे उसको एक विस्तार देती हैं कहानी का, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कैसे का जवाब देने के लिए तो हमें वर्कशॉप करनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को कोई बड़ी लेखिका या ऐसा इस स्तर पे नहीं मानती कि मैं किसी और को कुछ सिखाऊं, क्योंकि मैं खुद ही सीख रही हूं। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं अपने अंदर की भावनाओं को अलग अलग तरह के कैनवस पे उतार रही हूँ। उस तरह का पेंटर हूँ जो ऑयल पेंटिंग भी करता है, साथ में सिरेमिक भी करता है, कुछ स्कल्पचर्स भी बनाना चाहता है। तो मैं खुद को उसी श्रेणी में रखूँगी। मैं खुद को कोई किसी श्रेणी का में महारत हासिल करने वाली लेखिका नहीं मानती हूँ। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है अभी। जहाँ तक इन कविता और कहानी की बात है, इन दोनों रचनाओं में कोई खास संबंध नहीं है, क्योंकि एक अलग कालखंड में, एक अलग समय में लिखी गई थी, और हिमालय बिल्कुल अलग समय में लिखी गई थी। लेकिन देखिए, दुनिया में है बातें चार, बस कहने के हैं तरीके हजार। वही 7 रंग हैं, उनसे ही वही अलग अलग तरह की छटाएं बनती हैं। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, यही सब ज़िंदगी में हमारे आसपास जो में दिखते इमोशंस हैं। बस कैसे क्या चीज़ निकल के किस रचना में किस चीज़ का प्रमुखता रहती है, वो उसके वो डिफ़ाइन करती है कि ये कौन से जोनर में फॉल करती है। तो हिमालय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक पद्यात्मक बन गया है, मैंने बनाया नहीं है मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगी, जब भी कोई पहला चीज़ आप करते हैं तो वो बहुत रॉ होती है। शायद अब मैं आगे जो लिखूं, क्योंकि इतने लोग अब मुझे सिखाने के लिए, बताने के लिए, रिव्यू के लिए बैठे हैं, तो शायद मैं और थोड़ा सा कॉन्शियस होके करूं। लेकिन जो ये लिखा गया है ये दिल से निकले हुए है। ये मेरी ऐसी शैली है शायद जो ईश्वर ने मुझे दी है। मैंने शैली या इंटेलेक्ट ठूसने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है कि औरों का इन्फ्लुएंस आया हो। शायद इसीलिए हो सकता है इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि एक नई शैली के रूप में लोगों को मिला है, ऐसा मुझे लगता है।
बाकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो बहुत इस पे कमेंट नहीं करूँगी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो ये उन पर पाठकों पे ही छोड़ूंगी। जी बिल्कुल। और अगर आप पाठकों पे छोड़ रही तो एक पाठक के तौर पे मेरा अगला प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया भी कि इमली का चटकारा आपकी पहली कहानी थी जो आपने लिखी है, जी। तो फिर इस कहानी संग्रह में वो 5वें नंबर पे क्यों? ये स्ट्रैटेजिक रीज़न है। ये स्ट्रैटेजिक रीज़न है। कोई भी कभी भी जो मेन स्टोरी होती है, टाइटल स्टोरी, वो पहले नहीं या आखिरी में नहीं रखी जाती है, वो बीच में ही रखी जाती है। और ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस से पता चला और ये डिस्कशंस, क्योंकि ये सारी कहानियाँ जैसा आपने शायद ध्यान दिया होगा, डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर कीर्ति काले और शिखा वार्ष्णेय जो मेरी अच्छी दोस्त हैं, इन तीनों के 4-5 महीने के रिव्यू के थ्रू गुजरी हैं। मतलब मैंने धीरे-धीरे उनको पॉलिश करके भेजती थी और फिर वो कहते थे अच्छा तथास्तु, आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ती थी। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे ये तैयारी हुई है। तो उनसे भी विचार विमर्श हुआ, टाइटल पे भी उन लोगों से विचार विमर्श हुआ और ऑर्डर पे भी विचार विमर्श हुआ। ये सब करके फाइनली गुणीजन हैं, उनको बहुत पता है, सो जो जिस तरह से हमारा फिर हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह से हम इसको ऑर्डर ऐसे रखेंगे। वो ऐसा मुझे भी लगा, क्योंकि कई बार ऐसे लगा जैसे जैसे आपका कहानी संग्रह मध्यांतर से आगे बढ़ता है तो कहानियाँ और परिपक्व होती चली जाती हैं, और लगता है कि उसमें जो आपने ऐसा लगता है जैसे 12 कहानियों के रूप में एक लेखक ने अपनी लेखन की एक यात्रा पूरी की हो। वो आंदोलन की धुंधलाती ज़मीन से हिमालय की ऊंचाई तक का लंबा सफ़र तय किया हो। तो इसीलिए मैं वो जो प्रश्न मेरा था क्रम, तो आपने बताया कि वो क्रम कैसे निर्धारित हुआ। पर जब किसी ने आपको सलाह दी, लेकिन जब आपने उस क्रम को देखा क्रमबद्ध करके, तो आपको लगा कि एक ऐसी यात्रा की तरह रहा है वो क्रम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोशिश ये की थी कि कहानियों का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज होता रहे, एक कहानी के बाद दूसरी कहानियाँ। तो एक जैसी कहानियाँ एक साथ न रख के थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे उन्हें रखा जाए और इमली का चटकारा कहीं बीच में हो। इमली का चटकारा से ज़्यादा इसे आप इमली का करंट कह सकते हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि चटकारा गुदगुदाती हुई कहानियाँ, क्योंकि जब हम चटकारा कहते हैं अच्छा शायद मसालेदार कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपकी चेतना और आपकी आत्मा को जगाती हुई, झंझोड़ती हुई दास्तानें हैं। तो जी, यही बहुत साधारण सी बात थी। कहानियों का क्रम इस तरह से डिसाइड हुआ। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और भी था कि जब हम किताब के मध्यांतर पर पहुंचते हैं और फूल की कहानी, जहाँ 10 बरस की एक आयशा है, अपनी मटको और मम्मी से असली कहानी सुनने की जिद करती है, और जो ज़िंदगी की अंधेरी गलियों से घूमती रोशनी जिसमें जीवन जीने की आस जिंदा है, उस तरह की कहानी है, तो इस कहानी का शीर्षक फूल की जगह रोशनी क्यों नहीं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। फूल की कहानी मुझे लगता है क्योंकि जो भी आप उन किरदारों को देखेंगे तो वो छोटे छोटे से फूल हैं। रोशनी ने उन फूलों को बचाया, वो खुद रोशनी थी लेकिन उसने उन फूलों को बचाया, इसलिए ये फूल की कहानी। और रोशनी भी एक फूल ही थी। इसी वजह से जब इस कहानी का शीर्षक मैंने सोचा तो मुझे एक बार भी दिमाग में ये नहीं आया, दोबारा मुझे सोचना नहीं पड़ा कि फूल की कहानी के अलावा इसे कुछ और नाम दिया जाए। तो बस बहुत ही साधारण सा, इसमें मुझे ज़्यादा सोचने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इसका कुछ और नाम दें। पर आपका ये सुझाव आया है तो मैं ज़रूर इसके बारे में सोचूंगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो अगले संस्मरण में हम उसको कोशिश कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि फूल की कहानी ये बहुत अच्छे तरीके से उस कहानी का जो सार है, उस कहानी का जो संदेश है, उसको प्रेषित करती है। बिल्कुल, मैं कहानी के बारे में अधिक नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि पाठक किताब खरीद के पढ़ें, लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ संकेत मात्र दिया है कि आपने जो संकेत दे दिया कि वाकई ये फूलों की ही कहानी है। बहुत नन्हे कोमल फूल, कलियाँ आप कह लें, कली और कलियाँ, बहुत सुंदर कहानी का अंत है। और अक्सर मतलब जैसे आपकी पहली ही कहानी है उसका अंत बड़ा चौंकाता है, और कुछ ऐसे शानदार वाक्य हैं जो आपकी कहानी संग्रह में, इसका जिक्र मैं करना चाहूँगी। और मैं
आप एक लेखिका हैं, कहते हैं कि हर एक लेखन का जो पक्ष है, मतलब हर रचना एक लेखक के लिए उसकी संतान की तरह होती है। तो आपके लिए इसे पहचानना बहुत सरल होगा। मैं आपसे वो आपको वो वाक्य बताऊंगी, आपको बताना है कि वो वाक्य किस कहानी से ली गई है। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल एक मज़ेदार खेल की तरह, और बहुत आसान है। तो पहला वाक्य है, बहुत आसान है, जिंदगी में गुलाब का बाग कम, त्रासदी का राग ज्यादा है। येलेना माँ बनना चाहती है। बहुत सही जवाब। हाँ, मुझे मैं डर लग रहा है। तो तुमने मेरे साथ रैपिड फायर खेलना शुरू कर दिया है। हाँ, मुझे लगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एक वाक्य वन लाइनर जिसका अंग्रेजी में कहते हैं वो मैंने समेटे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और कहानियों का संग्रह भी जो मुझे बहुत कहानियां पसंद आई। फिर मुझे लगा कि एक आम पाठक के लिए अगर हम सिर्फ एक एक सूत्र छोड़ दें कि ये वाक्य आप ढूंढ के देखें कि कौन सी कहानी में और कहाँ है, तो बहुत अच्छा। जी। उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि वो ढूंढे या पढ़े उस किताब को। कई बार हम किताब पढ़ते हैं पर कई वाक्यों को हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते। ध्यान से नहीं पढ़ते। और अब चलिए, दूसरी, शुरू अब करते दूसरा हैं। वाक्य। हाँ। हाँ, अब दूसरा वाक्य, मैं बिकती थी पर बिकाऊ नहीं। फूल की कहानी, रोशनी की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसका संदर्भ, इसका इसका जिक्र बहुत लोगों ने किया है। हिंदुस्तान में कुछ और मुफ्त मिले न मिले, सलाह ज़रूर मुफ्त है। सलाह देते समय कोई उस विषय का सबसे अच्छा जानकार इंसान बन जाता है। आप बताइए। मुझे तो इमली का पता है। इमली का चटकारा। बिल्कुल, ये शीर्षक कथा से ही लिया गया वाक्य है। और जो अब एक अगला वाक्य जो एक बहुत ही सशक्त कहानी से, जिसमें बहुत एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। मैंने क्लू दे दिया आपको कि कम से कम इनकी तरह बेटे तो नहीं बेचते, ये तो लड़की भी लेते हैं और पैसा भी, ये कहाँ का इंसाफ है। ये तीसरी बेटी से आया है और इस बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत सारी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। और सत्य घटना सिर्फ इसलिए नहीं कि बेटियों के जन्म पे आज भी क्या माहौल होता है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, कई सारे देशों में और भी देशों में। लेकिन साथ में ये भी सच है, ये भी तथ्य है जो इसका अंत है कि समाज कैसे बदल रहा है फॉर गुड। अफगानिस्तान को छोड़ दें और कुछ ऐसी जगहों को छोड़ दें जहाँ लोग सदियों पहले के समय में शायद जी रहे हैं या जीना चाहते हैं या मजबूरी है। समाज बदल रहा है और ये कहानी इसी को चिताती है, एक पॉजिटिविटी को दर्शाती है, एक बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाती भी है और साथ में उनका समाधान भी देती है। तो मुझे कहानी लिखने के बाद, जब लिखना शुरू किया था आराधना, तो मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कहना चाहती थी। मुझे तभी आराम मिला जब मैंने इस कहानी को मैं कह पाई, लिख पाई। और ये आज की नहीं, आज से शायद 3 या 4 साल पहले की बात है। नहीं, मैं बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेरे साथ तीसरी भी बेटी। अक्सर होता है कि अगर कोई बात चुभी है दिल में, और यदि उसे कहानी या कविता के रूप में ना लिखूं, तब तक वो अंदर नश्तर की तरह चुभता रहता है वो भाव। और एक बार आपने अभिव्यक्त कर दिया, लिख दिया, फिर ऐसा लगता है जैसे आपका मन बहुत हल्का हो जाता मन है। हल्का हो गया। साझा कर दिया आपने दुख। हाँ, बिल्कुल। बहुत। और अब अगला जो वाक्य है जिस कहानी से है, उस कहानी के बारे में तो मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर कीर्ति काले जी का फेसबुक पोस्ट भी पढ़ा था, तो मैंने संकेत दे दिया है कि इसके 2 वाक्य ले रही हूँ। पहला कि क्यों करते हो ऐसी बाहरी सजावट जब अंदर इतनी गंदगी है, और किसने इसे सुलभ नाम दिया, इससे दुर्लभ इस पूरे बाजार में कुछ भी नहीं। तो इस कहानी का शीर्षक है लेडीज बाथरूम। और देखिए, सॉरी, मैं आपके इस रैपिड फायर राउंड को थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, रैपिड से लॉन्गर हो रहा है। लेकिन मैं बस कुछ, क्योंकि कहानियों की बात निकली है तो कुछ टिप्पणियाँ यहाँ पे देना चाहूँगी। आराधना, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन या फीमेल टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट और हाइजीन, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कुछ नए इश्यूज़ हैं। हम बचपन से हिंदुस्तान में देखते आए हैं कि कहीं अगर ट्रैवल पे जाना हो तो सबसे पहले दिमाग में जो परेशानी उमड़ने लगती थी एक छोटे से लड़की के तौर पे भी, कि रास्ते भर में कहीं, लंबे रास्ते में भी कहीं टॉयलेट्स नहीं होते थे। और अगर आप बाज़ारों में जाएं तो वहाँ पे कहीं साफ़ सुथरे टॉयलेट नहीं होते हैं। इंडिया के
मैं ऐसी ऐसी जगहों पर गई हूँ, एम्स जैसे हॉस्पिटल जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ पे क्या दुर्दशा है। और जिस बाजार की कहानी हमेशा बस एक सांकेतिक होती है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जो सारा तथ्य है वो उस कहानी उस घटना में छुपा है, नहीं, वो सिर्फ इशारा मात्र होती है, एक परेशानी की तरफ इशारा मात्र होती है। तो ये एक इशारा मात्र था जिसके लिए मुझे एक परिवेश बनाना था, और वो परिवेश मुझे उस बाजार में लगा कि ये लोग, हम थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं। जो लड़कियां वहाँ पे पूरा दिन रहती हैं वो किस परेशानी से गुजरती होंगी। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आज का ही सच है, अभी का ही सच है। तो लेडीज़ बाथरूम इस तरह से लिखी गई। मुझे फिर एक बार फिर से ये मेरा सिर्फ मन का आवेग था, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि जब इमली का चटकारा की बात आ रही है तो इमली का चटकारा, लेडीज़ बाथरूम और येलेना माँ बनना चाहती है, विल यू बी माई वैलेंटाइन और हिमालय, इन 5-6 कहानियों की बात सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद सबसे ज़्यादा आम जिंदगी की परेशानियों से जुड़ी हुई है। और इन किरदारों को हम सब ने देखा है, हम सब के आसपास, या तो हम खुद भुक्त भोगी रहे हैं किसी न किसी तरीके से, या फिर हमने किसी को, अपने किसी बहुत खास को देखा है वो सब भुगतते हुए। जी, आगे बढ़ाइए। अभी तक मैं 100 आउट ऑफ 100 चल रहा है, राइट? मैंने ही लिखी है, मैंने ही लिखी है। बिल्कुल। और आगे आगे जो पंक्ति है वो मैं कहने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो पंक्ति पूरी कहानी का निचोड़ है, लेकिन फिर भी वो बहुत इतनी सशक्त पंक्ति है जिसने जब एक पाठक के तौर पे मेरे मन को सबसे ज़्यादा, आप कहें कि प्रभावित किया, तो मैं उसका जिक्र किए बिना नहीं रह सकती कि पिछले कुछ महीनों में जो अधूरा रह गया था वो था उसका बदन, जिसमें अब एक ही किडनी थी खोने के लिए। वो एक वैसे ये एंड जो है वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, पर कम से कम इससे लोगों में किताब को और कहानियाँ पढ़ने का जज्बा जगता है। तो ऑफ कोर्स आंदोलन, और ये कहानी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये उसी समय निकली है जब हमारे देश में हमेशा कुछ न कुछ आंदोलन तो चलते रहते हैं। मैं बस इस कहानी के माध्यम से, देखिए हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। एक लेखिका की तरह मेरा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि कोई आंदोलन निरर्थक है। जो लोग अपना घर छोड़कर सड़कों पर आए हैं उसके पीछे वजह होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि कहीं आप सिर्फ किसी और के लिए आप शतरंज की गोटियां तो नहीं बन रहे हैं। ये ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि हमारे करने से ये जो मरता है वो बिल्कुल निचले तबके का इंसान मरता है, तो उस इंसान की जो अपना सब कुछ छोड़कर आया है कहीं पर, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, उसकी तरह से अगर हम सोचें तो उन भावनाओं को मन में रखते हुए उनको एक रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने लिखने की कोशिश की। मुझे कई बार लगा, मेरी कहानी में आपने देखा होगा ज़्यादातर निचले तबके की बात की गई है, जबकि मैं एक एफ्लुएंट ज़िंदगी जीती रही हूँ बचपन से। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है क्या मैं जस्टिस कर पा रही हूँ या नहीं, कहीं मैं कुछ ऐसा गलत तो नहीं लिख रही। शायद मैं उतना समझती नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो अभाव नहीं देखे हैं, लेकिन क्या मैं कर पा रही हूँ? लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि शरीर अलग है लेकिन आत्मा जो है वो आपकी संवेदनशीलता है जो आपको एक लिखने पे या अपने को अभिव्यक्त करने पे, किसी और की बात कहने पे आमादा बनाती है। और यही मेरे साथ भी है, यही आपके साथ भी है, यही उन आंदोलनकारियों के साथ होता है जो अपने घर छोड़कर सड़कों पे बैठते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं। हमारे पास ये छोटा सा हथियार है, हम उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी जन चेतना, जन जागरण हो सके। तो ये उस छोटे से अनाम, उसमें कोई नाम नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, उस इंसान का कोई उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया कि इसको मैं डिस्क्राइब करूं कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आए। बस जितना कहना था थोड़ी मैं कह दिया, और अंत में बस वो एक लाइन अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि वो दिन कैसा था, आज का दिन कैसा है और क्यों है। बिल्कुल। और एक पत्रकार के तौर पे भी इस कहानी का जो कथानक है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और कुछ पंक्तियाँ
जो आप पहचान ही चुकी हैं कहानी को, तो मैं अब दर्शकों के साथ, जो पाठक हैं उनके साथ साझा करना चाहूँगी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। जैसे कि खोने के लिए जब ज़्यादा कुछ ना हो तो गिरकर उठना आसान है। जो सबसे निचले तबके कहते हैं ना, निचले धरातल पर होता है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और आज साफ नीला आकाश चमकीले सूरज को अपने चादर में टाँके भरपूर सोना उगलते उसके सिर पर तनकर खड़ा था। तो इतने सुंदर बिंब भी, जो आपके अंदर की जो कवित्री है वो भी उसमें उभर के आती है। और एक जो बहुत ही मुझे लगा बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रभावी वाक्य की, अब अंधी नंगी तलवार की जगह वापस आंखों वाले इंसानों में बदल गई थी। तो एक अंधी भीड़ का आंखों वाले इंसान में बदलने का जो सफ़र है, वो एक उन्माद का ख़त्म होना, इंसानियत का वापस आना, उसका बहुत ही सशक्त कह सकते हैं, उसका इतना सुंदर और सशक्त आपने अभिव्यक्ति की है सिर्फ एक वाक्य में। और भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता, जो खुद एकदम बहुत ताकतवर मानने लगती है और आसानी से गुमराह की जा सकती है, और आसानी से हथियार भी इसे बनाया जा सकता है। ऐसे कई वाक्य इस कहानी में हैं। तो मेरी तरफ से पहले एक बधाई स्वीकार करें इतनी सशक्त लेखनी के लिए। पहली कहानी संग्रह में ही ऐसी कहानियों को लिखना, ऐसे वाक्यों का लिखना एक बहुत आप कहें कि उपलब्धि है, और बहुत सारे साहित्यकारों, वरिष्ठ साहित्यकारों का आपको आशीर्वाद भी मिला है। तो वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये अगला उपलब्धि तो है, ये उपलब्धि तो है आराधना, लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत प्रेशर में भी आ गई हूँ। ये तो लिख ली गई किसी ने कहा था ये हो गई है कहानियां, ये कि योजना ने योजनाबद्ध तरीके से की नहीं। मैंने कहा सर आपने बिल्कुल सही कहा ये हो गई हैं कहानियां। और लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ा प्रेशर है कि अब जब मैं अगला लिखूंगी उसको हमेशा इमली का चटकारा से कंपेयर किया जाएगा। और जो कथानक, जो एक आउटलाइन मेरे पास, मैं आप शायद ये आपका आगे का प्रश्न हो, पर मैं पहले से इसको बता रही हूँ। अगला जो मेरा आउटलाइन है वो एक ऐसे नॉवल की है जो शायद हिंदी नॉन फिक्शन वर्ल्ड में एक अलग तरीके की चीज़ होगी। वो एक उपन्यास होगा, और वो बहुत क्या कहना चाहिए कि इंटरटेनिंग और मसाला वैसा कुछ चल रहा है। पर वो कैसा बन के आता है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि 3-4 पन्नों के बेसिस पे अभी ना मैं खुद कह सकती हूँ कि क्या वो जब 300 पन्नों का वो विस्तार पाएंगे, 400 पन्नों तक पहुँचेंगे, तब वो क्या होगा। उसमें बहुत सारे साल जाएंगे, बहुत सारे किरदार जाएंगे, तब वो कैसा निकल के आता है। क्या वो अब तब भी उसके अंदर सामाजिक सरोकार और कुछ ऐसा होगा कि लोग उसको जनचेतना से जोड़ेंगे, या फिर वो सिर्फ एक मसाला नॉवल होगा। आई डोंट नो एट दिस मोमेंट। पर हाँ, मेरे लिए जैसा मैंने कहा ये प्रेशर है कि इमली का चटकारा तो लिख दिया, अब बताओ आगे क्या ये अच्छा जान के अच्छा खुशी हुई कि मतलब जो जिस चटकारे की कमी कुछ लोग आपको शायद तो शिकायत कर रहे थे, आप उस शायद चटकारे की कमी को पूरी कर रहे हैं अपने अगले उपन्यास में। हो तो सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है आपके लिए एक नया प्रयोग। और वैसे भी कई बार एक लेखक को अपने आप को चुनौती देनी पड़ती है। आप खुद को एक नए रूप में देखें, ताकि आपको खुद को पढ़ के लगे कि ये मैंने अब तक नहीं किया है, ये अब तक कभी नहीं लिखा है। बहुत ही अच्छा। अब कुछ और वाक्य थे, और मैं एक वाक्य का जिक्र, क्योंकि अभी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मैंने पढ़ी, उसमें से मुझे कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो लगे कि अरे ये तो बहुत ही शानदार का है। अब जैसे एक 8वीं कहानी आपकी श्रृंखला की अधूरी कहानी में से है, लगता है ट्रांजिट में हूँ और शायद ज़िंदगी, और मैंने ये अभी बता दिया तो मैं कहानी आपसे पूछ नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने शीर्षक पहले ही बता दिया, हाँ, तो आपके और पास बचा नहीं है। अब लेकिन मैं आपसे एक वाक्य पूछूंगी और फिर बताऊंगी कौन सी कहानी से है। सांसें इतनी भारी जितना कुछ आज तक कभी भारी नहीं लगा, इतनी बड़ी बड़ी हाथ गाड़ियां खींचने वाले एक मजदूर को। मैं बुरा नहीं, वो बुरा नहीं था। ये बिल्कुल सही जवाब। और आराधना, मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी श्रृंखला में, जैसे मैंने कहा, 5 कहानियों का हर कोई जिक्र कर रहा है, लेकिन श्रृंखला की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। आप अगर उसको बहुत ध्यान से देखें तो सारे कैरेक्टर्स ज़्यादातर कहानी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्हें आप एक कैरेक्टर में रख सकते हैं, एक उसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन श्रृंखला
बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। इसके ऊपर एक पूरी नॉवल लिखी जा सकती है और मुझे इसको लिखने में बहुत मज़ा आया। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, जब पहले कुछ बीज पड़ा था, और क्या बन के निकली, वो मुझे खुद को हतप्रभ करने वाला था। और उसमें मैंने बहुत रोचक कुछ बीच में चीज़ें डाली हैं। ये कहानी 4 पन्नों की कहानी से शुरू होके आई थिंक एट द एंड 15-16 पन्नों की बनी। तो उसमें बहुत विस्तार देना पड़ा कारेक्टर्स को, रमेश को कैसा दिखाया जाए, कैसा वो हो, उनका रिलेशन कैसा हो। ये सब चीज़ें सोचने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी और मेरे लिए खुद पे बहुत एक्सपेरिमेंट था कि मैं क्या क्या नया सोच सकती हूँ। और बहुत छोटी सी बात है उसमें, आप बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का अंजाम क्या हो सकता है ये बताने की कोशिश की है। और हर कहानी संदेश भी नहीं देती है, ऐसा भी नहीं है कि हर कहानी में कुछ संदेश हो। कई बार कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है और मुझे लगता है श्रृंखला की कहानी भी मैं कहूँगी कि ऐसे ही इस पूरे कहानी संग्रह में मुझे वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह लगता है जिसको आप जैसे चाहें इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे भी ऐसी कहानियाँ जो सबकी नज़रों में ना आई हों, लेकिन वो आपके संग्रह में कहीं छुपी हो, लेकिन वो अपने कथानक में अनोखी हो। तो मुझे भी ये श्रृंखला की कहानी की जो शुरुआत जहाँ से हुई, तो मुझे लगा कि कुछ और ही है कहानी का संदर्भ। और जब मैं अंत तक पहुंची और कहानी के पूरे संदर्भ को जाना, तो मैं इस बात को लेकर हैरान रहेगी कि आपने कैसे एक किरदार के माध्यम से एक अधूरी कहानी की श्रृंखला की शुरुआत की। और हम चाहेंगे कि आप क्योंकि ये कहानी वाकई बहुत अंत तक, आप कहें तो मतलब वो एक ऐसा अंत छोड़ जाती है जहाँ से शायद कहानी की शुरुआत होगी, कुछ अधूरी बातें रह गई। बहुत ही अच्छी कहानी आपने लिखी है। येलेना माँ बनना चाहती है, उसके तो बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन वो ऐसी कहानी जो बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। तो अब मैं एक ऐसा वाक्य आपसे पूछ रही हूँ और उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो थोड़ा लंबा है लेकिन आप पहचान जाएंगी। आज उसे पता चला कि राहुल नाम के पिंजरे से बाहर निकलती है तो रॉय सरीखों के बनाए पिंजरे में, और जहां वह कुछ नहीं, बस उनकी रखी सजावटी चिड़ियां हैं या काम करने वाली ऐसी मशीन जो नहीं चली तो फेंक देंगे, और चल गई तो अपनी बनाकर वाह देंगे। मुझे लगता है सारी जो भी हम लोग जो घर से निकलते हैं और बाहर की दुनिया में जाते हैं, फेलियर भी देखते हैं, सक्सेस भी देखते हैं, घर आके रोटियां भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फिर अपना कोट पहन के बाहर जाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, आप इतने इंटरव्यूज़ करती हैं, कवि सम्मेलनों में कवियत्रियाँ जाती हैं, जिस भी डोमेन में आप देख लें अभिनेत्रियाँ होती हैं। जनरलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर तरह के लोग हैं और ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष खराब हैं, सारी महिलाएं महान हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एक रेस की जाए तो एक फीमेल को आगे बढ़ने के लिए जो हर्डल्स होता है ना, एक हर्डल रेस होती है, तो उसमें बिल्कुल आप ये मानिए कि एक मेल और एक फीमेल खड़ा है, तो उस रेस में जो हर्डल रेस में अगर उसके सामने 4 हर्डल हैं तो फीमेल के सामने 50 हर्डल्स हैं जिनको करके वो आगे बढ़ती है। और उसका आगे बढ़ना आसान नहीं होता है, और बढ़ भी जाए तो उसको नीचे गिराना अब उसकी नज़रों में, किसी और की नज़रों में कितना आसान होता है, कितना आसान होता है कह देना कि अच्छा वो तो खूबसूरत है इसलिए कामयाब है। वो खूबसूरत है, वो अलग चीज़ है, उसका हुनर अलग चीज़ है। और या वाइस वर्सा, या जो खूबसूरत नहीं है उनका कामयाब होना, या खूबसूरती को एक पैमाना बना लेना किसी भी चीज़ का, बॉडी शेमिंग जिसकी वजह से हम खुद ही अपने आप में इतना कुंठित हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और कैरियर वुमेन, कॉरपोरेट वुमेन, ये कहानी में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं। आप अगर देखेंगे कई सारी कहानियों में जो परिवेश है, मैंने गुड़गांव का रखा है क्योंकि मैं बहुत साल गुड़गांव में रही हूँ। सेक्टर 46 का जिक्र आता है, मैं सेक्टर 46 में भी रही हूँ। मैं ऐसे ही गाड़ी चला के 10 साल तक मैं गाड़ी चला के धुआं पीते हुए अपने ऑफिस पहुँचती थी। दिन में अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने आती थी, फिर घर पे ड्रॉप करके बच्चे रो रहे होते थे, मम्मी बालकनी में खड़े होकर
नहीं मम्मा मत जाओ मत जाओ, मुझे जाना है। फिर मैं ऑफिस जाती थी, फिर 7-8 बजे तक ऑफिस पे काम करके घर वापस आती थी। और उसमें आप देखेंगे एक मेट की छोटी सी कहानी, उस एक किरदार है मेट का। वो खुद की हीरो है, क्योंकि वो अपने गाँव से यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आराधना महसूस की हैं, देखी हैं, घटनाएँ अपने साथ भी हुई हैं, औरों के साथ देखी हैं। तो कहानी तो जैसा मैंने कहा सांकेतिक है, एक छोटा-सा इशारा भर देती है, और वही इशारा करने की कोशिश की है। हम आगे बहुत आगे बढ़े हैं। अगर आप सदियों पुराने में देखें तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी आगे जाना है। बहुत सारे क्षेत्रों में और बहुत सारे देशों में ऐसे हालात हैं कि बहुत लोग आज भी एक डोमेस्टिक स्लेव से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इवन आपको पता नहीं चलता है, ज़िंदगी आपकी निकल जाती है, आप वर्बल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। तुम क्या हो, तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकती हो, तुम बस जाके खाना बनाओ, चाय बनाओ। ये डोमेस्टिक अब्यूज़ है, जिसमें आपको लगता है कि ये आपकी ऐसी ही ज़िंदगी है, ये तो एक्सेप्टेड है, ऐसा तो दिस इज़ लाइक फॉर ग्रांटेड, दिस इज़ लाइक एंड दे फील सो गुड अबाउट देमसेल्व्स कि आपके पास अच्छे कपड़े हैं, जेवर हैं, तो आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है। पर नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ को मिस कर रहे हैं। जी। जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी जो कहानियों में वाकई कभी ऐसा कई बार मुझे लगा, जो आपने उसको शुरू में ही उत्तर दे दिया था, कि आपका अपना अनुभव, जो आपने कहा कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो यथार्थ और फिर कल्पना दोनों का बड़ा सुंदर मेल होती है। अब यथार्थ का कितना उसमें योगदान है और कितना कल्पना का, ये निर्भर करता है कहानी के कथानक पे। कई चीज़ें आप खुद भोगते नहीं हैं, लेकिन आप उसके बारे में संवेदना तो रखते हैं एक लेखक के तौर पे। तो वो, और ये जो कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों से तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई, और ये आपके लिए पहचानना बहुत ही सरल है, क्योंकि इसके वाक्यों में ही वो सारे भाव समेटे हुए हैं कि मेरे बदन की कोशिकाएं बन फूटती हैं अखंड नदियाँ, जी। और मेरी आंखों से निकलते हैं हजारों जलप्रपात, स्वच्छंद होकर बसते हैं विशाल जंगल मेरे भीतर। आह, अद्भुत पंक्तियाँ। ये कहानी आपको अंग्रेज़ी में भी मिलेगी, ये पब्लिश भी हो चुकी है इंग्लिश में। और ये कहानी केदारनाथ डिज़ास्टर के जस्ट थोड़े कुछ दिनों के बाद ही लिखी गई थी। मैं उत्तराखंड से ही आती हूँ, और मैंने देखा, मैं जोशीमठ में रही हूँ। जोशीमठ, अगर आपने नाम सुना हो, जो बद्रीनाथ से जस्ट पहले जो टाउनशिप आती है, वो जोशीमठ है। और जहाँ पे हम लोग रहते थे, वो जगह धीरे धीरे वो पहाड़ खिसक रहा था, तो हमें बोला गया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट होकर थोड़ा ऊपर चले जाइए। और आज इतने सालों के बाद जब मैं जोशीमठ के बारे में सुनती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ, इतना भूस्खलन उत्तराखंड में, क्योंकि हिमालयन रेंज आपको पता है वैसे भी काफ़ी अनस्टेबल रेंज है। तो ऑल्दो ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीज़ें ग्लोबल फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि हमारी, मतलब भारतवासियों की सारी गलती है, लेकिन फिर भी खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। और बस यही इंगित करने की कोशिश की गई है कि क्या नतीजे हो सकते हैं, और अगर हम अभी भी थोड़ा, अगर ना चेते एक ह्यूमन स्पीशीज़ की तरह, मानव जाति के तौर पे अगर हम ना चेते, तो बहुत बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। जितनी हम ज़िंदगी में दिक्कतें देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ सालों में हमारी अगली पीढ़ी को पता नहीं क्या क्या देखना पड़े, तो हमें वाकई बहुत समय से चेतना चाहिए। और ये एग्जाम्पल्स हमें सामने दिखते हैं कि क्या हो सकता है जब प्रकृति अपने रुद्र रूप में आती है। बिल्कुल आपने, और इस कहानी से, क्योंकि विज्ञान की छात्रा रह चुकी हूँ, तो ऐसी, जैसे आपने कहा, मेरे शरीर की रक्त नलिकाओं से बहती नदियों को इंसान ने अपनी गंदगी को बहाने वाला नाला बना डाला। तो ये जो पर्यावरण की, जो अभी आजकल चले गंगा सफाई अभियान और बहुत सारे अभियान जिनकी बात हो रही है, और पर्यावरण बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इन सारे विषयों पर भी आपने कहानी लिखी है, मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ आपने पर्यावरण की संवेदना, प्रकृति की संवेदना पे, और वो जो आपका वो प्राकृतिक सौंदर्य, और आप कह सकते हैं कि बिंब। आप देखिए कि अब मैं कहानी का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको सिर्फ वाक्य बताऊँगी, बाद में इस पर चर्चा करते हैं कि सूर्य देवता तो निकल आए हैं धुंध की चादर लपेटे हुए, यूँ लगता है जैसे उन्हें अपनी गरम गरम रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा। ये इतना इतना प्यारा बिंब है, और आपने मानवीकरण किया सूर्य का। बताइए कि किस कहानी से है?
विल यू बी माई वैलेंटाइन? हाँ। विल यू? बिल्कुल। जी, ये कहानी भी मेरे दिल के बहुत करीब है आराधना, बहुत लोगों को पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि वाक़ई बहुत भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है। और मैं सच बताऊँ आपको, जब तक हम लोग इंडिया में थे, इंडिया में हम सब लोग बहुत सारी सपोर्ट, एक बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम में जीते हैं। हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, हमारे पास रिश्तेदार होते हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ऐसा है कि हम समय नहीं निकाल पाते उन चीज़ों को करने के लिए जो हमें पसंद है, या अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का हमें समय नहीं मिलता। जब से हम जर्मनी आए हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आया है वो ये है कि यहाँ पे हम वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगी कि कैसे हो पाता है, जबकि सारा काम हम यहाँ पे खुद करते हैं। कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती है, खाने बनाने से लेके बाथरूम साफ़ करने से, ग्रॉसरी लाने से, सब काम हम खुद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के साथ समय बिताना, हस्बैंड के साथ समय बिताना, ये समय आप निकाल लेते हो। ये बहुत ही चमत्कृत, मेरे लिए खुद चमत्कृत कर देने वाली बात है। शायद ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवल में बहुत टाइम आप नहीं बिताते हो, ये एक रीज़न हो सकता है। तो कुल मिला के ये कहानियाँ क्योंकि तब की हैं जब मैं भारतीय परिवेश में थी, और इसीलिए ज़्यादातर कहानियाँ भारतीय परिवेश की हैं। वहाँ की दिक्कतों को और जो जूझना पड़ता है उसको दिखाती हैं। तो वैसे ही ये विल यू बी माई वैलेंटाइन बहुत खूबसूरत कहानी बन पड़ी है, मैं कहूँगी। मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अगर मैं भी इसे पढ़ूँ तो मुझे एक बार को मैं ठिठकूंगी और सोचूंगी, अगर मैं उस कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मैं सोचूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है ज़्यादा ज़िंदगी में। तो हल्की फुल्की और प्यार भरी रोमांटिक कहानी इस संकलन को पूरा करती है। ऐसा ना हो कि सब का दिल बस ऐसे रो रो के, कई लोगों ने मुझे बोला, उर्वशी जी, कीर्ति दीदी, कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारी एक एक कहानी पढ़ पढ़ के हम कई कई बार रोए हैं। तुमने रुला दिया, कहाँ का चटकारा, तुमने रुला दिया हमें। तो मैंने कहा चलिए, अंत में मैंने हंसाने वाला और थोड़ा गुदगुदाने वाला डाला है, तो उसको करके आप थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। तो बस इस तरह से एक प्यार का एलिमेंट और एक चटकारा वहाँ पे ऐड हो जाता है इस संग्रह में। बिल्कुल। और मुझे भी लगा कि जब आप कहते हैं ना कि हम अक्सर कहानियों का जो अंत है, या फिल्म भी देखते हैं तो हम हैप्पी एंडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो जब पाठक किताब के अंतिम पन्ने को पलटता है और उसे बंद करता है तो उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान आती है कि नायक और नायिका मिल गए, और वो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो वाली जो आपकी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि सब अच्छा है उनकी लाइफ में। भले ही हमारे लाइफ की चुनौतियां जारी हैं, पर कम से कम वो दोनों खुश हो गए उस एक पल के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसा आपने कहा है कि अभी जो पहला कहानी का संग्रह है, और ज़्यादातर कहानियाँ आपकी जो अपने अनुभव रहे हैं, या कह सकते हैं एक प्रवासी साहित्यकार के तौर पर हमारी अक्सर जो कहानियाँ हैं, कविताएं, वो भारत से जुड़ी संवेदनाओं पे आधारित है। आपकी सिर्फ एक कहानी येलेना माँ बनना चाहती है, जो रूस, बेलारूस और जर्मनी पे आकर ख़त्म होती है। तो हम एक पाठक के तौर पे हम ये जानना चाहेंगे, जिसका जिक्र पुस्तक विमोचन में कई साहित्यकारों ने भी किया था, कि प्रवास के दौरान जर्मनी की कहानियाँ और विदेश की माटी से जुड़ी हुई कहानियाँ, वहाँ पे क्या है चुनौतियाँ, उस पे आधारित कहानियाँ हम कब आपसे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ऐसी कहानियों की? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर देखिए, जैसे मैंने कहा, मुझे जो मैंने पहले का लिखा हुआ था वो अब प्रकाशित होकर सबके लिए उपलब्ध है। इस बीच बहुत सारी कहानियाँ मेरे जहन में हैं, मेरी डायरी में हैं, कहीं फाइल्स में पड़ी हुई हैं, 4 पन्ने लिखे हुए। तो वो सब अपना एक आकार ले रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही ऐसा हो पाएगा कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उनको एक मुकाम तक पहुँचाकर फिर एक शरीर हम दे पाएँ उसको, और वो सबके लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध हो। पर डेफिनेटली
एक प्रवासी भारतीय की तरह मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है कि मैं उन विषयों को लेकर आऊँ जिन पे ज़्यादा बात नहीं हुई है, और यहाँ की ज़िंदगी और इंडिया की ज़िंदगी, या इंडियंस लिविंग इन यूरोप, इंडियंस लिविंग इन जर्मनी, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पर देखती हूँ, उनको कहानियों के, कविताओं के रूप में मैं अपने पाठकों तक पहुँचा सकूँ। डेफिनेटली ये मेरी जिम्मेदारी है अब, और मैं ऐसा करूँगी, जल्द ही करूँगी। अभी हेल्थ प्रेक्स का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो थोड़ा सा साहित्यिक गतिविधियाँ, थोड़ा सा बैक सीट ले रही हैं, लेकिन मेरे अंदर की कवयित्री और लेखिका को मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत नाज़ों से पाला है आराधना, बहुत रात रात भर जग कर पाला है। तो वो और आगे इतना सहयोग, इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, तो मेरी उम्मीद और मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है अभी, तो वो डेफिनेटली और आगे बढ़ेगा और जल्द ही किताब आपको मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम प्रतीक्षा करेंगे कि ऐसी और कहानियाँ, एक तो आपकी जो मसालेदार उपन्यास आप लिख रही हैं जल्दी पूरी हो, और फिर उसके बाद ऐसी कहानियों पे भी हमें पढ़ने को, ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिले। अभी अक्सर आपने देखा है कि जब भी पुस्तक के बारे में बात होती है तो एक जो लेखक होता है वो अपनी कहानी का अंश खुद पढ़ता है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी पूरी कहानी में से एक अंश विशेष को चुनना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक अंश आप हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहें तो। ये आपने मुझे पहले बताया नहीं था, तो मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड मुझे दीजिए। ओके जी, तो ये फाइल मेरे सामने खुली है, और मैं इसी कहानी को पढ़ती हूँ जो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। इसका शीर्षक है लेडीज़ बाथरूम। इसका मैं पहला अंश पढ़ती हूँ। देश का तथाकथित मिलेनियल शहर, राजधानी की बाह की तरह फैला देश की तरक्की का परचम धारक शहर। इस शहर के बीचों बीच रक्तवाहिका की तरह गुजरती है NH8 की चमचमाती सड़क, और इस सड़क के 50-60 मीटर चौड़े चमकते सीने पर हवा की रफ्तार से भागती हैं अनगिनत SUV, ऑडी, मर्सिडीज, BMW। इस सड़क के दोनों तरफ उगी हैं ऊंची ऊंची स्टील और कांच की शानदार इमारतों वाली दुनिया। इस दुनिया में रहते हैं लाखों की घड़ियां पहनने वाले, समय से तेज चलने वाले, ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले, प्रोटीन मैन और साटन के लिबास में लिपटी, कंप्लीटली ग्रूम्ड मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न परियां। एक मिनट में यहाँ पे विराम लूंगी। बहुत सारी चीजें आराधना जब मैंने लिखी तो मुझे ऐसा लगा कई बार कि मैं अपने ऊपर व्यंग कस रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, लेकिन अपने ऊपर व्यंग कसना भी एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है एक लेखक की। तो मैंने उसे बहुत पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश की है अपनी सारी रचनाओं में। चाहे असल जिंदगी में वो ये भी दिखाता है कि मेरी संवेदनाएं किस तरफ है, क्योंकि लाइफस्टाइल आपकी अलग चीज है और आपकी संवेदनाएं जब कहीं खड़ा होने की बात आती है तो आप क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, वो बताता है कि आप क्या शख्सियत हैं। तो इस दुनिया में रहते हैं लाखों की घड़ियां पहनने वाले, समय से तेज चलने वाले, ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले प्रोटीन मैन और साटन के लिबास में लिपटी, कंप्लीटली ग्रूम्ड मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न परियां। गुड़गांव में जो परियां आप देखेंगे वो आपको बर्लिन, अमेरिका, न्यूयॉर्क कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस दुनिया में है शानदार घर, दफ्तर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और सबसे बड़ी बात, इन सभी घरों, दफ्तरों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं बाथरूम, कई बाथरूम, लेडीज बाथरूम भी। पुराना शहर, इस नो क्लटर और नो पी फ्लाईओवर के ठीक नीचे सरक रही है एक अलग सड़क, और उससे जुड़ी एक बिल्कुल अलग दुनिया। इस कुपोषित, संकरी, बारिशों में घुटनों, कीचड़ में डूबी सड़क पर अपना रास्ता
बनाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए एक ही समय में एक साथ नजर आ सकते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े, गधे, कार, बस, छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, हाथ गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, रिक्शे पर बैठा खच्चर, रिक्शा चलाता गधा, चलता आदमी, लंगड़ा आदमी, स्कूल जाती बच्ची, पेट में बच्चा लिए माँ, गोद में बच्चा लिए माँ, सुंदर लड़की, उसके पीछे घूमता आवारा लड़का, फल वाला, फेरी वाला और न जाने क्या क्या। पुराना शहर इस बड़े से शहर के दिल में बसा है। हिंदुस्तान के सारे पुराने शहरों की यही तो हालत है, बसते हैं बीचों बीच। क्या कहिए कि इनके इर्द गिर्द उग जाती हैं नई बस्तियां और ये हो जाते हैं आउटडेटेड, ओल्ड। पर फिर भी असली शहर देखना है तो यहीं आइए। अंग्रेजों को पता है ये बात। आज भी सबसे ज्यादा रौनक और चहल पहल इन्हीं पुराने शहरों की गलियों में होती है। चाहे दिवाली हो या ईद, यहीं सबसे ज्यादा सजते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भी यहीं बसते हैं। पर सड़क का क्या करें, ये तो उन धमनियों की तरह है जो दिल को खून और खुराक पहुंचाती हैं, पर खुद ही इतनी अवरुद्ध हैं कि बेचारी हांफती जाती हैं। कब तक जिंदा रहेंगी पता नहीं। वाह, आपने इतनी इतनी सारी बातें इतने कम वाक्यों में कह दी। और एक व्यंग भी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि आप अपने पर नहीं हंस सकते तो आप दूसरे पर व्यंग करने का अधिकारी नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको इस अपना जिगर मजबूत करना होता है, उदारवादी बनना पड़ता है कि आप खुद पर हंस सके। और वो आपने जो व्यंग कहा, बिल्कुल मैं भी गुड़गांव से ही यहाँ सिंगापुर आई हूँ, तो आपने जो भी संदर्भ कहे हैं मैं उन सारे संदर्भों को बिल्कुल उससे अपने आप को जोड़ के देख पा सकती हूँ, क्योंकि वैसे ही लोग वहाँ दिखते हैं। और कई बार हम यहाँ से वापस जाते हैं गुड़गांव, तो हम देखते तो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा आधुनिक हैं और ज़्यादा ग्रूम्ड आप कह लें, और हम उनकी तुलना में थोड़े कम विदेशी और कहें कि ग्रूम्ड या देसी या बहुत महानगरीय जैसे प्राणी जैसे दिखते हैं। हम बल्कि विदेश में आकर बहुत ज़्यादा भारतीय हो जाते हैं। पर ये संदेश भी मैं देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, लेकिन इसके साथ साथ प्रवासियों के लिए मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ के कल्चर को भी समझें और इंटीग्रेट हों। नहीं तो आप एक ऐसा तबका बनकर रह जाएंगे, एक क्लोज्ड कम्युनिटी बनकर रह जाएंगे जो किसी भी देश के, ना इस देश के ना उस देश के विकास में कोई योगदान दे पा रहा है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे रहते हुए ये ज़रूर है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, कि हिंदुस्तानी को जितना ज़िंदा रख सकूँ, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करूँ, पर साथ ही जर्मन्स को इंडिया का कल्चर सिखाऊं और अब खुद जर्मन कल्चर सीखूं, जर्मन लैंग्वेज सीखूं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमारी जिम्मेदारी भारतीय होने के साथ बढ़ जाती है बाहर आने के बाद ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का सम्मान करे और उसी से तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव बढ़ता है। बहुत ही अच्छा संदेश। और अब इस साक्षात्कार के अंत में एक जो प्रश्न, जो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि एक नया लेखक जो ये सोचता है कि कैसे मैं अपनी कहानी या अपनी कविताओं के संग्रह को प्रकाशित कराऊं, क्या मेरी रचनाएं वैसी हैं, एक जो दुविधा रहती है, तो आप एक नए लेखक के तौर, मतलब आपकी भी दोनों संग्रह पहली बार प्रकाशित हुई, कविताएं फिर कहानी, आप उनको क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे फोरम्स अभी ऐसे हैं जो नए लेखकों को आगे आने में, प्रकाशन में मदद करते हैं। और प्रभात प्रकाशन, मेरी पहला जो काव्य संग्रह आया था वो भारतीय ज्ञानपीठ से आया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस की तरह गई थी, बहुत इंतज़ार किया था। उसके बाद वो काव्य संग्रह आया। और अभी मुझे लगता है कि कई सारे लोग इस तरफ काम कर रहे हैं। आप जैसे हिंदी सचिवालय से भी जुड़ी हुई हैं, और हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में हम लोग साथ में हैं जहाँ पे इस बारे में काफ़ी काम हो रहा है कि नए लोगों को कैसे मौका दिया जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि ऑनलाइन दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते अपने आप बन गए हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिनके लेखन को इस ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से लोगों ने पहचाना, सराहा और एक पहचान मिली है।
इससे पहले भी कई साल तक लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग जब तक आपका कंटेंट लोगों के सामने नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो बिना बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए आज लोग जानते हैं कि योजना एक अच्छी कवियत्री है, या ठीक ठाक लिख लेती है। वैसे ही तो ये ऑनलाइन जो दुनिया में ये रास्ते खुले हैं उसका एक नेगेटिव साइड भी है, लेकिन पॉजिटिव बहुत बड़ा साइड है कि लोगों को फ्रेश कंटेंट देखने, सुनने, पढ़ने को मिला है। और इसी से कई नए रास्ते खुले हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया पहले भी, क्योंकि मैंने कहानियाँ और भी पटल में छोटी छोटी कहानियाँ पहले भी डाली थी, कविताएं डाली थी प्रकाशन के लिए। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर देखिए, जैसे मैंने कहा, मुझे जो मैंने पहले का लिखा हुआ था वो अब प्रकाशित होकर सबके लिए उपलब्ध है। इस बीच बहुत सारी कहानियाँ मेरे जहन में हैं, मेरी डायरी में हैं, कहीं फाइल्स में पड़ी हुई हैं, 4 पन्ने लिखे हुए। तो वो सब अपना एक आकार ले रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही ऐसा हो पाएगा कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उनको एक मुकाम तक पहुँचाकर फिर एक शरीर हम दे पाएँ उसको, और वो सबके लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध हो। पर डेफिनेटली एक प्रवासी भारतीय की तरह मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है कि मैं उन विषयों को लेकर आऊँ जिन पे ज़्यादा बात नहीं हुई है, और यहाँ की ज़िंदगी और इंडिया की ज़िंदगी, या इंडियंस लिविंग इन यूरोप, इंडियंस लिविंग इन जर्मनी, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पर देखती हूँ, उनको कहानियों के, कविताओं के रूप में मैं अपने पाठकों तक पहुँचा सकूँ। डेफिनेटली ये मेरी जिम्मेदारी है अब, और मैं ऐसा करूँगी, जल्द ही करूँगी। अभी हेल्थ प्रेक्स का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो थोड़ा सा साहित्यिक गतिविधियाँ, थोड़ा सा बैक सीट ले रही हैं। लेकिन मेरे अंदर की कवियत्री और लेखिका को मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत नाज़ों से पाला है आराधना, बहुत रात भर जग कर पाला है। तो वो और आगे इतना सहयोग, इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, तो मेरी उम्मीद और मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है अभी। तो वो डेफिनेटली और आगे बढ़ेगा, और जल्द ही किताब आपको मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम प्रतीक्षा करेंगे कि ऐसी और कहानियाँ, एक तो आपकी जो मसालेदार उपन्यास आप लिख रही हैं जल्दी पूरी हो, और फिर उसके बाद ऐसी कहानियों पे भी हमें पढ़ने को, ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिले। अभी अक्सर आपने देखा है कि जब भी पुस्तक के बारे में बात होती है तो एक जो लेखक होता है वो अपनी कहानी का अंश खुद पढ़ता है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी पूरी कहानी में से एक अंश विशेष को चुनना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक अंश आप हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहें तो। ये आपने मुझे पहले बताया नहीं था, तो मुझे देखना पड़ेगा। 1 सेकंड मुझे दीजिए। ओके जी, तो ये फाइल मेरे सामने खुली है, और मैं इसी कहानी को पढ़ती हूँ जो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। इसका शीर्षक है लेडीज़ बाथरूम। इसका मैं पहला अंश पढ़ती हूँ। देश का तथाकथित मिलेनियल शहर, राजधानी की बाह की तरह फैला देश की तरक्की का परचम धारक शहर। इस शहर के बीचों बीच रक्तवाहिका की तरह गुजरती है NH8 की चमचमाती सड़क, और इस सड़क के 50-60 मीटर चौड़े चमकते सीने पर हवा की रफ्तार से भागती हैं अनगिनत SUV, ऑडी, मर्सिडीज, BMW। इस सड़क के दोनों तरफ उगी हैं ऊंची ऊंची स्टील और कांच की शानदार इमारतों वाली दुनिया। इस दुनिया में रहते हैं लाखों की घड़ियां पहनने वाले, समय से तेज चलने वाले, ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले, प्रोटीन मैन और साटन के लिबास में लिपटी, कंप्लीटली ग्रूम्ड, मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न परियां। 1 मिनट में यहाँ पे विराम लूंगी। बहुत सारी चीजें आराधना जब मैंने लिखी तो मुझे ऐसा लगा कई बार कि मैं अपने ऊपर व्यंग कस रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, लेकिन अपने ऊपर व्यंग कसना
भी एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है एक लेखक की। तो मैंने उसे बहुत पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश की है अपनी सारी रचनाओं में। चाहे असल ज़िंदगी में वो ये भी दिखाता है कि मेरी संवेदनाएं किस तरफ है, क्योंकि लाइफस्टाइल आपकी अलग चीज़ है और आपकी संवेदनाएं जब कहीं खड़ा होने की बात आती है तो आप क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, वो बताता है कि आप क्या शख्सियत हैं। तो इस दुनिया में रहते हैं लाखों की घड़ियां पहनने वाले, समय से तेज चलने वाले, ज़्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले प्रोटीन मैन और साटन के लिबास में लिपटी कंप्लीटली ग्रूम्ड मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न परियां। गुड़गांव में जो परियां आप देखेंगे वो आपको बर्लिन, अमेरिका, न्यूयॉर्क कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस दुनिया में है शानदार घर, दफ्तर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और सबसे बड़ी बात, इन सभी घरों, दफ्तरों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं बाथरूम, कई बाथरूम, लेडीज बाथरूम भी। पुराना शहर, इस नो क्लटर और नो पी फ्लाईओवर के ठीक नीचे सरक रही है एक अलग सड़क और उससे जुड़ी एक बिल्कुल अलग दुनिया। इस कुपोषित, संकरी, बारिशों में घुटनों, कीचड़ में डूबी सड़क पर अपना रास्ता बनाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए एक ही समय में एक साथ नजर आ सकते हैं गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े, गधे, कार, बस, छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, हाथ गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, रिक्शे पर बैठा खच्चर, रिक्शा चलाता गधा, चलता आदमी, लंगड़ा आदमी, स्कूल जाती बच्ची, पेट में बच्चा लिए माँ, गोद में बच्चा लिए माँ, सुंदर लड़की, उसके पीछे घूमता आवारा लड़का, फल वाला, फेरी वाला और न जाने क्या क्या। पुराना शहर इस बड़े से शहर के दिल में बसा है। हिंदुस्तान के सारे पुराने शहरों की यही तो हालत है, बसते हैं बीचों बीच। क्या कहिए कि इनके इर्द गिर्द उग जाती हैं नई बस्तियां और ये हो जाते हैं आउटडेटेड, ओल्ड। पर फिर भी असली शहर देखना है तो यहीं आइए। अंग्रेजों को पता है ये बात। आज भी सबसे ज्यादा रौनक और चहल पहल इन्हीं पुराने शहरों की गलियों में होती है। चाहे दिवाली हो या ईद, यहीं सबसे ज्यादा सजते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भी यहीं बसते हैं। बस सड़क का क्या करें, ये तो उन धमनियों की तरह है जो दिल को खून और खुराक पहुंचाती हैं, पर खुद ही इतनी अवरुद्ध हैं कि बेचारी हांफती जाती हैं। कब तक जिंदा रहेंगी पता नहीं। वाह, आपने इतनी सारी बातें इतने कम वाक्यों में कह दी, और एक व्यंग भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि आप अपने पर नहीं हंस सकते तो आप दूसरे पर व्यंग करने का अधिकारी नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको इस अपना जिगर मजबूत करना होता है, उदारवादी बनना पड़ता है कि आप खुद पर हंस सके। और वो आपने जो व्यंग कहा, बिल्कुल मैं भी गुड़गांव से ही यहाँ सिंगापुर आई हूँ, तो आपने जो भी संदर्भ कहे हैं मैं उन सारे संदर्भों को बिल्कुल उससे अपने आप को जोड़ के देख पा सकती हूँ, क्योंकि वैसे ही लोग वहाँ दिखते हैं। और कई बार हम यहाँ से वापस जाते हैं गुड़गांव, तो हम देखते तो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा आधुनिक हैं और ज़्यादा ग्रूम्ड आप कह लें, और हम उनकी तुलना में थोड़े कम विदेशी और कहें कि ग्रूम्ड या देसी या बहुत महानगरीय जैसे प्राणी जैसे दिखते हैं। हम बल्कि विदेश में आकर बहुत ज़्यादा भारतीय हो जाते हैं। पर ये संदेश भी मैं देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, लेकिन इसके साथ साथ प्रवासियों के लिए मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ के कल्चर को भी समझें और इंटीग्रेट हों। नहीं तो आप एक ऐसा तबका बनकर रह जाएंगे, एक क्लोज्ड कम्युनिटी बनकर रह जाएंगे जो किसी भी देश के, ना इस देश के ना उस देश के विकास में कोई योगदान दे पा रहा है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे रहते हुए ये ज़रूर है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, कि हिंदुस्तानी को जितना ज़िंदा रख सकूँ, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करूँ, पर साथ ही जर्मन्स को इंडिया का कल्चर सिखाऊँ और अब खुद जर्मन कल्चर सीखूँ, जर्मन लैंग्वेज सीखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमारी जिम्मेदारी भारतीय होने के साथ बढ़ जाती है बाहर आने के बाद ज़्यादा।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का सम्मान करे और उसी से तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव बढ़ता है। बहुत ही अच्छा संदेश। और अब इस साक्षात्कार के अंत में एक जो प्रश्न जो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि एक नया लेखक जो ये सोचता है कि कैसे मैं अपनी कहानी या अपनी कविताओं के संग्रह को प्रकाशित कराऊं, क्या मेरी रचनाएं वैसी हैं, एक जो दुविधा रहती है, तो आप एक नए लेखक के तौर मतलब आपकी भी दोनों संग्रह पहली बार प्रकाशित हुई, कविताएं फिर कहानी, आप उनको क्या संदेश क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे फोरम्स अभी ऐसे हैं जो नए लेखकों को आगे आने में प्रकाशन में मदद करते हैं। और प्रभात प्रकाशन मेरी पहला जो काव्य संग्रह आया था वो भारतीय ज्ञानपीठ से आया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस की तरह गई थी, बहुत इंतज़ार किया था। उसके बाद वो काव्य संग्रह आया। और अभी मुझे लगता है कि कई सारे लोग इस तरफ काम कर रहे हैं। आप जैसे हिंदी सचिवालय से भी जुड़ी हुई हैं, और हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में हम लोग साथ में हैं जहाँ पे इस बारे में काफ़ी काम हो रहा है कि नए लोगों को कैसे मौका दिया जाए। दूसरा मुझे लगता है कि ऑनलाइन दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते अपने आप बन गए हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिनके लेखन को इस ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से लोगों ने पहचाना, सराहा और एक पहचान मिली है। इससे पहले भी कई साल तक लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग जब तक आपका कंटेंट लोगों के सामने नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो बिना बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए आज लोग जानते हैं कि योजना एक अच्छी कवियत्री है, ये ठीक ठाक लिख लेती है। वैसे ही तो ये ऑनलाइन जो दुनिया में ये रास्ते खुले हैं उसका एक नेगेटिव साइड भी है, लेकिन पॉजिटिव बहुत बड़ा साइड है कि लोगों को फ्रेश कंटेंट देखने, सुनने, पढ़ने को मिला है। और इसी से कई नए रास्ते खुले हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया पहले भी, क्योंकि मैंने कहानियाँ और भी पटल में छोटी छोटी कहानियाँ पहले भी डाली थी, कविताएं डाली थी प्रकाशन के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो प्रकाशित होना कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है आज के दिन पे। और प्रभात प्रकाशन की मैं बात करूँ तो मुझे जितना पता है वो लोग वैसे भी ज़्यादातर नए राइटर्स को मौका देते हैं अगर उनके कंटेंट में दम है तो। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खासा रिव्यू प्रोसेस होता है, समय लगता है, लेकिन अगर कंटेंट आपका अच्छा है, कुछ नयापन है, तो प्रभात प्रकाशन एस्टैब्लिश राइटर से पहले एक नए राइटर को पब्लिश करने का प्रयास करते हैं। आज हम उन्हीं के पटल पर हैं जी। तो मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने मेरी किताब छापी है। मैं आपको उनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि नए लेखकों को वो ज़्यादा मौका देते हैं। बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए हम प्रभात प्रकाशन के भी आभारी हैं कि उन्होंने आप जैसी एक नई कथाकार को हम पाठकों से परिचित कराया। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं योजना जी। आप ऐसे ही लिखते रहिए, गद्य लिखिए, पद्य लिखिए अपनी। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो प्रकाशित होना कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है आज के दिन पे। और प्रभात प्रकाशन की मैं बात करूँ तो मुझे जितना पता है वो लोग वैसे भी ज़्यादातर नए राइटर्स को मौका देते हैं अगर उनके कंटेंट में दम है तो। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खासा रिव्यू प्रोसेस होता है, समय लगता है, लेकिन अगर कंटेंट आपका अच्छा है, कुछ नयापन है, तो प्रभात प्रकाशन एस्टैब्लिश राइटर से पहले एक नए राइटर को पब्लिश करने का प्रयास करते हैं। आज हम उन्हीं के पटल पर हैं जी। तो मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने मेरी किताब छापी है। मैं आपको उनकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि नए लेखकों को वो ज़्यादा मौका देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए हम प्रभात प्रकाशन के भी आभारी हैं कि उन्होंने आप जैसी एक नई कथाकार को हम पाठकों से परिचित कराया। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं योजना जी। आप ऐसे ही लिखते रहिए, गद्य लिखिए, पद्य लिखिए अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए, और हमारे तक अपनी बहुत सी कहानियाँ देसी विदेशी संवेदनाओं पर आधारित पहुँचाते रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारा संवाद रहा। थैंक यू सो मच आराधना जी।